नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पर्चा बताकर लोगों की समस्याओं को जानना और फिर उसके उपाय बताना देश भर में चर्चा का विषय है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंडोखर सरकार धाम के गुरु शरण महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय 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 पंडोखर सरकार। महाराज जी, लंबे समय से पर्चा आप लिख रहे हैं, कैसे समस्या जान लेते हैं? पर्चा लिखने का जो मेरा व्यक्तिगत है, मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी विषय बात नहीं करता। और आपका तात्पर्य कुछ भी हो, मैं पंडोखर सरकार श्री हाथीवान महाराज श्री हनुमान जी की कृपा से जो अंतर्मन प्रेरणा मिलती है, जो अनुभूति होती है, जो तरंगें प्राप्त होती है, जो मुझे महसूस होता है, जो अनुभव करने की जो विधा हमारे पास है, उस विधा के माध्यम से वो तरंगों को पकड़ता हूँ। और जब मैं लिखता हूँ तो 99% वो हकीकत, एक्चुअल और सिद्ध होती है। तो जब हम लिखते हैं तो जो हनुमान जी की कृपा से, पूज्य श्री हाथी महाराज की कृपा से मैं जो लिखता हूँ वो अक्षर सिद्ध होता है। और लोग कहते हैं, वहाँ सामने बैठने वाले कहते, गुरुजी ने सही बताया। ये विधा कितनी पुरानी है? आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। देखिए, वैसे मुझे व्यक्तिगत तो 32 वर्ष हो गए हैं। उसके पूर्व में हमारे पिताजी गद्दी पे बैठा करते थे, पंडित श्री अशोक कुमार शर्मा जी, अभी भी पिताजी हमारे हैं। और ये विधा तो आदि काल की है। बाबा आपके वाल्मीकि जी, योग ऋषि, त्रिकालदर्शी, आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राम जी के जन्म के 11 वर्ष पूर्व में ही एक महाकाव्य, वो रामायण, वो वेद जिसको पंचम वेद भी कहा जा सकता है, बृहद ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के 2 खंडों में रचना कर दी। और वही हुआ बाद में जो रामायण में लिखा था। तो ये विधा तो आदि काल की है। ये क्या विधा है कि मन की बात जान लेते हैं? किस तरह की ये विधा है, कैसे विधा होती है? पर्चा लिखने के तरीके कई हो सकते हैं। जैसे एक सुहानी जी, बहन सुहानी जी भी पर्चा बना रही हैं, वो भी उनके मन की बात आ रही है। वो कहती है कोई सिद्धि नहीं होती। मैं वही कहना चाहता हूँ। आप आगे ना वही बात पे। तो एक ट्रिक है, एक मैजिक है। तो वो एक ट्रिक है। पंडोखर सरकार की जो विधि है हमारी, हम हनुमान जी हाथीवान महाराज की कृपा से लिखते हैं। अन्य संत लोग, कोई दुर्गा जी की कृपा से लिख रहा है, तो कोई काली जी की कृपा से। ट्रिक है या मैजिक है? ना ट्रिक है ना मैजिक है। फिर क्या है? ये है पराशक्ति, ये है दिव्य, जो उसके लिए ऋषि मुनि और हम और आप लोग, अच्छे अच्छे घराने के लोग संत होते थे, योगी बनते थे, सालों सालों भूख प्यास से हठ योग करते हुए ईश्वर को भजते थे, तब शक्ति प्राप्त होती थी। वही शक्ति का कमाल है। आपने कहा कि न ये मैजिक है न ट्रिक है, पराशक्ति है। तो क्या पराशक्ति इतने बड़े पैमानों पर लोगों में बढ़ गई है कि हर कोई, लगभग 100 से ज़्यादा लोग पर्ची बनाने वाले? कितने लोग आपकी नज़र में होंगे जो पर्ची बना रहे हैं, और कितने उसमें सही होंगे, कितने उसमें गलत होंगे? देखिए, अभी तो देखिए, ये जब तक नहीं कहा जा सकता है जब किसी एक मंच पे एक सम्मिलित ना हो, किसी एक मंच पे बैठ करके इसका किसी प्रकार का एक सम्मेलन ना हो, या इसका कोई प्रतियोगिता ना हो, जब तक नहीं कहा जा सकता। मैं ये जान रहा हूँ कि पर्चे बनाने वाले 100 में से 60% गलत होना चाहिए। ये मेरा अनुभव, मैं समझ पा रहा हूँ, जो समझता हूँ, जो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं देखता हूँ, उससे साफ और स्पष्ट सामने आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, ये कुछ ना कुछ गुमराह कर रहे हैं। ये सनातन को डुबा देंगे और ये सनातन को नष्ट करने के लिए बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं, और चंद्र पैसों की चक्कर में। आप चाहते हैं कि एक धर्म सभा बुलाई जाए, बिल्कुल, जहां पर इस तरह का दावा करने वाले सारे लोगों को बुलाया जाए, और हर कोई जो दावा कर रहा है उसको साबित करे। आप भी रहेंगे वहां पर? मैं चाहता हूं कि इसमें डॉक्टर्स हों, मैं चाहता हूं रिटायर मजिस्ट्रेट हों, मैं चाहता हूं IAS IPS के लोग हों जो रिटायर्स हों या जो आना चाहते हों, जिनको दिक्कत ना हो। और इसमें संपूर्ण बुद्धिस्ट समाज होना चाहिए। उसमें हम भी आएंगे। हम भी चाहते हैं कि सबसे पहले पंडोखर सरकार के दरबार को परीक्षण में लिया जाए, फिर उसके बाद सबको लिया जाए। ये सब पे लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सनातन का विषय है, धर्म के विषय है। यहाँ साधु संतों की इज्जत का सवाल है, हमारे पूर्वजों की मान्यता के विषय का सवाल है। बहुत बड़ी बात कह रहे पंडोखर सरकार कि एक मंच हो जहां पर सब लोगों का परीक्षण किया जाए, और सबसे पहला परीक्षण मेरा आपका हो जी। उसके बाद
तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। बागेश्वर सरकार की चर्चा बहुत है इन दिनों, उनकी बात करते हैं, पर्चा लिखते हैं, जितना उनकी उम्र है उतने समय से आप पर्चा लिख रहे हैं, अचानक से लोकप्रियता के 7वें आसमान पर पहुंचे हैं। क्या वहां पर भी कोई चमत्कार है, कोई सिद्धि है? अभी कुछ मैंने लगता है इस आपको विषय ऐसा? पे देखा नहीं भैया, मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात मेरी दतिया में हुई है, और दतिया में राम कथा की जगह पे हनुमंत कथा उनकी चल रही थी। उनके कुछ हमने दृष्टांत, कुछ चौपाइयाँ, कुछ छंद, भजन और विनोद में अनेक उनकी रहस्यमयी आत्मा को हंसाने वाली, चेहरे पर मुस्कान लाने वाले वो वाक्यों को भी सुना, लेकिन मैंने पर्चा नहीं देखा। मैं इस विषय पे कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करता हूँ। कई बार चर्चा करते हुए अचानक से खिलखिला पड़ते हैं। ये तो ठीक है, पहले भी परमहंस होते थे जो पागल होते थे, जो दीवाने होते थे ईश्वर के, तो वो अपनी दुनिया में रहते थे, हो सकता है वो उसी दुनिया में रहते हो। एक बड़ी बात आती है हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात करते हैं कि एक राम राज्य है, एक हिंदू राष्ट्र है। क्या बेहतर है, क्या फर्क है हिंदू राष्ट्र में और राम राज्य में? इतना फर्क है कि हिंदू राष्ट्र में बोलने से, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने से हमारा परिवार टूटेगा, हमारा समाज टूटेगा। हम वैसे भी बहुत छोटे हो गए हैं, आज पहले भी भरपाई आज तक नहीं कर पा रहे हैं, आपस में मरते कटते रहे। अन्य राज्यों जो टुकड़े हुए हमारे भारत भूमि के, हम चाहते हैं कि इसमें ये भारत भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है, सर्व जाति पंथों की भूमि है। ये भारत भूमि एक ऐसी भूमि है कि यहाँ सर्व जाति के लोग एक साथ रह करके यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ पर अपना परिवार वंश वृद्धि कर रहे हैं, अपना काम धाम कारोबार जमा रहे हैं। तो उनको मैं क्षति नहीं पहुँचाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि राम राज्य की स्थापना हो, सब भारतीय संस्कृति, जब राम राज्य की स्थापना होगी तो भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, तो भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे तो संपूर्ण जो छोटे मोटे जो तथाकथित और जो ईर्षा भाव रखने वाले लोगों को ऊपर मार काट करने वाले लोगों के अंदर राम राज्य की जब बात आएगी, राम की बात आएगी, राम कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, सब चीज़ें छूट जाएंगी, मठ मजार सब खत्म हो जाएंगे। सबको एक ही दिखाई देगा, परमात्मा ईश्वर, ऊपर का परमात्मा, वो ब्रह्म। जब ब्रह्म दिखाई देगा तो ईश्वर याद आएगा, जब ईश्वर याद आएगा तो दूत याद आएंगे, जब दूत याद आएंगे तो सब परमात्मा की छोटी छोटी लाइटें दिखाई देंगी। तो फर्क नहीं रहेगा कि वो लाइट है और हम लोग बल्ब हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो इसलिए राम राज्य की स्थापना होगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं, पहली बात तो होने वाला नहीं है, और हुआ भी तो इसमें बहुत बड़ा खामियाना हिंदू राष्ट्र की संभव जो नहीं है। कल्पना है वो मतलब मुझे नहीं दिखती कि हो, काल्पनिक मानते हैं। मुझे नहीं लगती कि अभी हो। अभी हम सुन रहे थे, कई आपने कहा दशक कि- लग सकते हैं, कई आपने दशक लग कहा सकते हैं। कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो हिंसक है और राम राज्य सबको साथ लेकर चलता है। देखिए- कैसे, मतलब हिंसक कैसे विचार आता है कि ये क्यों हिंसक है हिंदू राष्ट्र की? देखिए, जब अलग अलग मजहब होते हैं, जब अलग अलग भगवान होते हैं, जब सबके अलग अलग गुरु होते हैं, हमारे यहाँ एक ही बात कहा गया, अच्छा काम हुआ तो भी गुरु का सम्मान हुआ, थोड़ा काम भी बिगड़ गया तो भी गुरु का सम्मान हुआ। तो मैं एक ही कहूँगा इस अवस्था में कि हमारा समाज, हमारी भारत भूमि के लोग जो वायु यहाँ का ग्रहण करते हैं, यहाँ की जल ग्रहण करते हैं, यहाँ का अन्न ग्रहण करते हैं, सबके अंदर एक ही धारणा हो कि सब भाईचारे से रहें और समय पर उनको गले लगाएं और राम में ही चर्चा करें, उनको अपनी संस्था से जोड़ें, उनको भगवान राम नाम संकीर्तन सुनवाएं, उनको बुलाएं, उनको बराबरी को बैठारें। मैं गारंटी देता हूं राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। चुनावी साल है, राजनीति को हमेशा संतों के साथ जोड़ा जाता है। कैसे आप देखते समन्वय, धर्म की और राजनीति का जो समन्वय है वो चुनाव में बहुत चर्चित होता है? देखिए, अब जो संत इसकी दिशा में जा रहे हैं या इसके लिए आगे पहल करते हैं, तो उनका ये सनातन से उनका काम रहा है, दायित्व रहा है संतों का कि संतों का ये दायित्व रहा है कि राजसभा, राजाओं को संबोधन करने वाले, राजाओं पर अनुशासन करने वाले संत होते थे। क्योंकि संत निर्बल बुद्धि का होता है, संत चाटुकार नहीं होता है। संत चाहता है कि जिससे हमारा समाज का दुर्दशा ना हो, हमारे राजा का अपमान ना हो, हमारा राज्य नीचा ना देखना पड़े। तो संत शुद्ध बात और सत्य बात करता है, सत्य भाषण करता है, असत्य भाषण नहीं करता है। तो इसलिए संतों को राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। संत चुनाव लड़ते नहीं, संत राजा कभी बनते नहीं, राज ले लेते हैं लेकिन देते हैं उन्हीं को जो राज चला पाते। संत कभी राज नहीं करते, संत चलवाते हैं।
संतों की एंट्री हो जाती है तो क्या कुछ ऐसे संत भी हैं जिनकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा संतों के मन में आ जाती है और फिर वो राजनीति करने लगते हैं? हमारे योगी बाबा जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्राइम कितना रुक गया, उत्तर प्रदेश में गुंडे कहाँ गए, उत्तर प्रदेश में जिनकी कॉलर उठी रहती थी वो कहाँ गए? एक संत ने किया ना। यदि 50 संत आ जाएं तो कौन सा बुरा है? और झांसी से लेकर के सत्ता अगर संतों के हाथ में चली जाएगी तो फिर राजनेता क्या करेंगे? नहीं देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, राज्यसभा में नियुक्त रखो ना, उनका सम्मान हो, उनका एक विशेष पावर हो। संत नहीं बनना चाहता मुख्यमंत्री, संत नहीं बनना चाहता प्रधानमंत्री, संत चाहता है कि कोई योग्य बैठे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने एक चिट्ठी भेजी है, 10 सवाल वो पूछ रहे हैं। उनका सवाल हम आपको बताते हैं कि वो आखिर क्या जानना चाह रहे, चुनौती दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चैलेंज टू पंडोकर सरकार, हम 10 लोगों को बिठाएंगे, समय पर प्रस्तुत करेंगे 10 लोगों को, उनका नाम, पिताजी का नाम, आधार कार्ड के हिसाब से उनका उम्र, बैंक अकाउंट का नंबर एक कागज़ पर लिख के हम पहले से सीलबंद लिफाफे में रख देंगे और ये सीलबंद लिफाफा निर्णायक पंचों की गठित समिति के पास सुरक्षित रखा जाएगा। और महाराज जी के सामने इनको हम जब प्रस्तुत करेंगे तो क्या महाराज जी बिना गलती के उनको बता देंगे, और अगर ये 90% तक सही होता है तो इस चुनौती को वो हार जाएंगे और 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 30 लाख क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम उनको 51 लाख रुपए देंगे। 30 लाख तो वे अपने घर पे रखें और जमा के रख लें। उनकी ताकत नहीं है कि पंडोकर धाम आए, और उनकी ताकत नहीं है कि गुरु शरण से पंडोकर धाम पीठाधीश्वर के रूप में आप लोग मुझे जानते हैं, जो परमात्मा ने और आप सब लोगों ने जो सम्मान दे रखा, मैं इसको कहीं से कहीं तक नहीं ले जाऊंगा। उनमें दम है। वैसे तो वो दादा तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि ये पत्र के विषय में मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि एक तो मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और दूसरा मैं जिला भिंड का हूँ। मैं चैलेंज स्वीकार करने में पीछे नहीं हूँ, क्योंकि ये सहन मेरे संभव नहीं कि मैं सहन कर पाऊँ। हम तो कहते हैं छाती में बाहर हूँ तो जहाँ चाहे वहाँ बात कर ले, मैं तैयार हूँ। यदि उनका ये पत्र है तो मैं बात करता हूँ, यदि ये उनका भाषा नहीं है तो अपनी बात को बैक करूँगा। वो 30 लाख की बात कर रहे हैं, आपने 51 लाख की मैं बात दूंगा। 51 लाख ना बता पाए तो कोई नया चैलेंज ऐसा ना आ जाए कि दोनों मिला के 81 लाख का वो कर दे, तो फिर तो जो भी साबित कर देगा उसके तो वारे नारे हो जाएंगे। हाँ, वो हो जाए, आनंद आ जाएगा। एनआईए ने राजस्थान के 7 जगहों पर मारा छापा, पीएफआई के ठिकानों पर दी दबिश, टेरर फंडिंग का मामला। दिल्ली में मेयर के चुनाव की तारीख फाइनल, 22 फरवरी को होगा इलेक्शन, सीएम के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल ने लगाई मुहर। उद्धव ठाकरे ने पीएम पर साधा निशाना, बोले शिवसेना कभी नहीं होगी खत्म, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। योग गुरु रामदेव का बड़ा दावा, कहा कोरोना के बाद कैंसर मरीजों की बढ़ी संख्या, आंख और कान भी प्रभावित होने की कही बात। दिल्ली के निकी यादव मर्डर केस में नया ट्विस्ट, पुलिस ने आरोपी साहिल को लेकर किया दावा, कहा दूसरी शादी के लिए की हत्या। सवालों के घेरे में राजस्थान पुलिस, आरोपी श्रीकांत की प्रेग्नेंट पत्नी की पिटाई करने के आरोप, श्रीकांत पर 2 मुस्लिमों को जिंदा जलाने के भी आरोप। मुंबई में सटे भयंतर में लगी भीषण आग, डंपिंग ग्राउंड में दूर से दिखी आग की लपटें। सीएम शिवराज ने पूछा कमलनाथ से फिर सवाल, कहा झूठी घोषणाएं करना बंद करें कमलनाथ, महिलाओं के रैन बसेरे बनाने के वादे का क्या हुआ। रतलाम में जेल से लौटे आलौट विधायक मनोज चावला ने दिखाया अपना दम, कांग्रेस विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। बागेश्वर धाम के प्राचीन महादेव मंदिर और बालाजी धाम में उमड़ी भीड़, नारियल बांधने और पूजा पाठ करने पहुंच रहे। मध्य प्रदेश में फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में बदलाव की तैयारी, अब हर महीने घट बढ़ सकती है बिजली की दरें, विद्युत नियामक आयोग ने जारी की सूचना। इंदौर में पेट्रोल पंप पर हंगामा, कार सवार से पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने की मारपीट, मामला दर्ज। जबलपुर में साइकिल सवार पर चाकू से हमला, शराब के नशे में आरोपियों ने किया हमला, दोनों आरोपी गिरफ्तार। सागर में खाना खाने के दौरान कर्मचारी की मौत का वीडियो वायरल। रमेश बैस ने महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ, बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SV गंगापुरवाला ने बैस को दिलाई शपथ।
साधु संतों की पदयात्रा पर बोले मंत्री कवासी लखमा, महंगाई बेरोजगारी रोजी रोटी पर बात करेंगे तो स्वागत है, नहीं तो ये फर्जी राजनीति ना करें। बीजेपी के टारगेट किलिंग पर मंत्री कवासी लखमा का बयान, कहा ये 700 गांव हटाने और 300 घर जलाने वाले लोग। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा का बयान, कहा चुनावी साल में दहशत फैलाने की नाकाम कोशिश, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। कोंडागांव में मांगे पूरी होने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने निकाली कलश यात्रा, प्रदेश सरकार के नेताओं की सद्बुद्धि के लिए की प्रार्थना। रायगढ़ में छेड़खानी करने वाले 3 युवक गिरफ्तार, घर में घुसकर युवती से छेड़खानी का आरोप। गरियाबंद के राज्य में साधु संतों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, लोगों ने जगह जगह बरसाए फूल, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी मौजूद। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन, 11 रनों से हारी टीम इंडिया। दिल्ली टेस्ट रोमांचक मोड़ पर, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर बनाए 61 रन, कुल बढ़त 62 रन। मुंबई में चेंबूरवाला बिका राज कपूर का बंगला, गोदरेज ग्रुप में 100 करोड़ में खरीदा, आरके स्टूडियो भी खरीद चुका है ग्रुप। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, शिव भक्ति में लीन दिखी अभिनेत्री, लोगों ने किया ट्रोल। सीएम शिवराज ने पूछा कमलनाथ से सवाल, कहा झूठी घोषणाएं करना बंद करें कमलनाथ, महिलाओं के रैन बसेर बनाने के वादे का क्या हुआ। रतलाम में जेल से लौटे आलोट विधायक मनोज चावला ने दिखाया अपना दम, कांग्रेस विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। बागेश्वर धाम के प्राचीन महादेव मंदिर और बालाजी धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़, नारियल बांधने और पूजा पाठ करने पहुंच रहे भक्त। मध्य प्रदेश में फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में बदलाव की तैयारी, अब हर महीने घट बढ़ सकती हैं बिजली की दरें, विद्युत नियामक आयोग ने जारी की सूचना। इंदौर में पेट्रोल पंप पर हंगामा, कार सवार से पेट्रोल पंप कर्मचारी ने की मारपीट, मामला दर्ज। जबलपुर में साइकिल सवार पर चाकू से हमला, शराब के नशे में आरोपियों ने किया हमला, दोनों आरोपी गिरफ्तार। सवाल चुनाव का हम कर रहे थे, 23 का चुनाव सामने है, चीज़ों को आप जान लेते हैं, पर्ची में पहले से कई चीज़ें आप लिख देते हैं, क्या लगता है 23 का चुनाव जब किधर जाएगा? जब टिकट वितरित हो जाएंगे, मैं उस अवस्था में अवश्य बताऊंगा कि, और बिफोर मैं आपकी टीम को आमंत्रित करूंगा, 19-20 के असर से सीट बाय सीट मैं घोषणा कर दूंगा, और मैंने किया है उत्तर प्रदेश में। मतलब टिकट की उत्तर घोषणा प्रदेश हो में जाए, दोनों चुनाव में, बाबा जी यानी योगी जी के चुनाव में, पूर्व में शिवपाल सिंह यानी अखिलेश के चुनाव में, टोटल हमारा इस पर आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, आपकी वाइट आपका गिनती के दौरान की जो उस पर चल रहा है कि पंडोकर सरकार ने इतनी सीटें बताई हैं, वो भोपाल से ही प्रसारण हुआ था, वो आज भी यूट्यूब पर पड़ा है। और मतलब टिकट घोषित होंगे, उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, आप बता देंगे कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, कौन सा हारेगा, पक्का 100%। ये पर्चा पहले से लिखा होगा, कौन आदमी आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या समस्या लेके आ रहा है, इसका क्या कुछ पर्चे महाराज ने बना रखे पहले से। हाँ। ये लोग आपके पास आ चुके हैं? नहीं, मैं जानता भी नहीं इनको कौन है। आएंगे आपके पास पक्का 100%। और मैंने इन्हीं में से तो बुलाया अभी हमने, माता दादाजी आप खड़े हो जाइए, पत्रकार भैया आप खड़े हो जाइए, आप किसी उठा लाइए, इन्हीं में से तो उठाया था, आप लोग देख रहे थे साक्षी। ये वो लोग हैं जो आपके पास आने वाले हैं? आने वाले हैं, और कहाँ बैठेंगे पता नहीं, लेकिन आएंगे, नंबर आएगा। यदि यहाँ नहीं आ पाए तो पंडोखर में आएगा, पंडोखर नहीं आ पाए तो जहाँ से पड़ेगा वहाँ आएगा, लेकिन आएगा, जो पर्चा फटेगा नहीं। मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोचिए, हम क्या कहेंगे कि ये जो पर्चे हैं, ये उन लोगों के पर्चे हैं जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं। उल्टा करिए। हम आपको दिखाते हैं, इसमें पूरे तरीके से पर्चा अभी इसलिए नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि इसमें लोगों की समस्याएं लिखी है, समस्याओं के उपाय लिखे, और ये सबसे बड़ी चीज़ आप देखिएगा, ये वो नाम है जो अभी पंडोकर सरकार के दरबार में नहीं पहुंचे लोग, ये उन लोगों के पर्चे, यानी कि निकट भविष्य में ये जब कभी भी पहुंचेंगे, एक नाम का हम आपको जिक्र कर देते हैं। रतन कोई नाम है, रतन नाम के एक व्यक्ति है जो अभी तक महाराज के पास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन महाराज ने यह दावा किया है, ये पर्ची दी है कि इस नाम का व्यक्ति हमारे पास समस्या लेकर आएंगे,
उनकी समस्या का समाधान पहले से पर्चे में। एक नाम नरेंद्र का है। कौन नरेंद्र जी है हम नहीं जानते, महाराज जी जानते हैं कि कोई नरेंद्र नाम के व्यक्ति आएंगे, ये समस्या लेकर आएंगे और उनकी समस्या का उपाय इनके पास पहले से है। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे या कितने महीने बाद आएंगे, भोपाल में आएंगे या किसी जगह आएंगे या फिर पंडोकर धाम में आएंगे, लेकिन महाराज का दावा कल तो सब ही आएंगे। और महाराज के पास सैकड़ों ऐसी पर्चियां जो पहले से तैयार है, जो लोग आएंगे। आप यानी कि ऐसा देख सकते हैं, ये ऐसे भी देख सकते हैं। ये महाराज एक पर्ची हम चाहेंगे दिखाएं। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा है आपको कि आपके प्रयासों को कामयाबी मिलेगी। प्रियांशी देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ी किसी राहुल नाम के व्यक्ति की केस है, उसका उपाय महाराज ने लिखा है। आप सीधे सीधे देख सकते हैं पर्ची में। और रहता है कि ये पर्ची में उस व्यक्ति के विषय के बारे में लिखा रहता है, इसके अतिरिक्त कोई भी चर्चा नहीं होती है। अन्य जिनकी आप चर्चा करते हैं भारतवर्ष के और पर्चे लिखने वालों के में ये फर्क होता है कि वो और चीजें समाहित करते हैं उसमें, तब उसमें वो चीज जोड़ते हैं। यहाँ उस व्यक्ति की पर्टिकुलर ही चीज लिखी होती है कि आप अमुक विषय लेकर आए, अन्य दूसरी चर्चा उसमें नहीं लिखी होती है। बस इतना फर्क है कि एक बार मैं निवेदन करूंगा सभी नेशनल चैनल के लिए, लोकल चैनल के लिए, सोशल मीडिया के लिए, कि जब भी किसी से तुलना करना हो तो मेरा वीडियो, पंडोकर धाम का दरबार का वीडियो और अन्य दरबार के वीडियो को एक स्क्रीन पर चला लिया जाए और दोनों को नजर बांध के देखेंगे तो पता लग जाएगा, फर्क सामने सीधा आएगा कि पंडोकर धाम की विधा अलग है और अन्य पर्चा लिखने वालों की विधा अलग है। क्या फर्क इस विधा में आप देखते हैं? दोनों में क्या फर्क इतना है कि वो आपकी विधा वो पढ़ाते नहीं है। आप पढ़ता देखते हो लेकिन वो पढ़ाते नहीं है। उनकी दफ्ती का मूवमेंट, आप कोई वीडियो चलाइएगा, किसी का भी चलाइए, भारत में जितने पर्चे लिखने वाले 100 लोग हैं जो अभी बुंदेलखंड में, किसी का भी वीडियो चलाइए, वो आपको पर्चा नहीं पढ़ाते हैं। मैं आपसे कहता हूं पढ़ के दिखा दीजिए, लीजिए इसमें क्या लिखा है, वहां से दिखा दीजिए। आप इतने ऊंचे बैठे नहीं पढ़ सकते जब तक हम यूं नहीं करेंगे। जब यूं करके पास में ऐसे नहीं करेंगे तो वो पढ़ेगा कैसे? आदमी अपनी पीड़ा में, अपने कष्ट के विषय से पीड़ित होता है तो वो पर्चा पढ़ने पर विश्वास नहीं करता, वो तुम्हारे सुनने पर विश्वास करता। यहीं पर खेल खेलते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? किसी की भावनाओं से ऐसा खिलवाड़ क्यों होना? तभी तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि भाई साहब, आने वाले समय में करबद्ध प्रार्थना है, ऐसी चीटिंग ना करें। इससे सनातन को बहुत बड़ी खामियानी भोगनी पड़ेगी और साधु संतों का बहुत बड़ा अपमान होगा। जो इस तरह का काम कर रहे हैं, कोई लगातार भी प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं, सभी के लिए लागू है ये बात, चाहे वो कोई भी उस दायरे में आता हो। सनातन को अपमान कराने का अधिकार किसी को नहीं है। तो लाखों लोग इनके पास पहुंच रहे हैं इस उम्मीद में कि इनके पास हमारा उपाय मिलेगा। पर्चा कितने लोगों के बन गए, मैं किसी की बात नहीं करता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मान चले आज पंडोकर धाम में 10,000 लोग पहुंच जाएं और 10 लोगों से मुलाकात करें तो क्या 9,990 लोगों ने क्या मुलाकात की? हम तो कहते हैं कि आपके पास 10 आ रहे हैं, 10 में ऐसी संभावना भी होती है कि भीड़ में कोई अपने आदमी बिठा दे और फिर उनके बारे में। देखिए सर, मैं भैया जी मैं नहीं बोल पाऊंगा इस बात को, ये आपका सोच का विषय है कि क्वेश्चन मार्क है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे मैच फिक्स हो जाते हैं, टाइप हो जाते हैं, कंपनियां आप उसमें दे हो जाती है कि भाई हम यहां से ये माल खरीदेंगे, इतने में आप दिलवा देना, इतने में तुम्हारा कमीशन, इतने में हमारा कमीशन। ये सब ये देखिए, ये कलीकाल है, फिक्सिंग की संभावना बनती है, कलीकाल है, कलीकाल है जी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को दंडित होना चाहिए समाज में, और ऐसे व्यक्ति पर अनुशासन लगना चाहिए, लगाम लगना चाहिए। और इसके लिए जो भी मदद हमसे चाहेंगे, किसी के लिए भी, चाहे वो पंडोकर सरकार दरबार भी हो, तो मैं समर्थन करूंगा, मैं साथ दूंगा। मैं मना नहीं करूंगा कि आप मेरी चीज पर रोक मत लगाएं। हाँ, हमारे यहाँ की जो विधि है वो स्पष्ट है कि आपका एक टोकन कटता है 1 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक। हमारे यहाँ सीधा सीधा दान की अपील की जाती है। हमारे यहाँ दूसरी विधान नहीं है कि हम आपसे उनसे कहें भाई गौ के नाम पे दे दो, भूमि के नाम पे दे दो, वृद्धाश्रम के नाम पे दे दो या किसी अन्य के नाम पे दे दो। मेरे पास चाटुकर्ता की और फोरजली की बात करने का टाइम नहीं है। हमें तो आप फीस दे दीजिए, मैं मिल रहा हूं। दरबार वहां निःशुल्क होता है, कोई पैसा नहीं लगता। पंडोकर धाम में 1 रुपए से 21 रुपए तक की पर्ची कटती है, ट्रस्ट की रसीद दी जाती है, बाकायदा ऑडिट कराया जाता है, उसका ट्रस्ट है, और तभी वहां भौतिक व्यवस्था बन पा रही है। 1 लाख से ज्यादा लोग भोजन करते हैं, प्रतिदिन 5,000 से ज्यादा लोग भोजन करते हैं। अमावस्या पे 1 लाख लोग करीबन दर्शन करते हैं, भोजन करते हैं। 2 से 2.5 लाख आदमी वहां दर्शन करते हैं महीने भर में। सबको सुबह से लेकर शाम तक भोजन चलता है निःशुल्क। एक व्यक्ति के संग चाहे वो 1 रुपए की पर्ची कटी हो अथवा नहीं कटी हो, पूरा परिवार बैठ के साथ में भंडारे में भोजन पाता है। तो ये आएगा कहां से? मंदिर बन रहे हैं, मठ बन रहे हैं, 251 मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े 125 बीघा के विस्तार में तीर्थ की स्थापना हो रही है। भैया बगैर अर्थ के कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। लेकिन मैं गुमराह करके नहीं ले सकता कि साहब
मैं कन्या विवाह करता हूँ, मैं भागवत करता हूँ, मैं भंडारा करता हूँ, मैं निःशुल्क करता हूँ, और फिर उनके छाती पे दान पात्र गाड़ दिए जाए। फिर उनको तुम अलग तरीके से यंत्र के नाम पे, जंत्र के नाम पे, टोटके के नाम पे तुम पैसे लो। ये तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। या तो उनकी समस्या निपटाओ, समाधान करो। यंत्र 2 रुपए का नहीं 5 लाख को दो, लेकिन उसका काम हो जाए। आपको लगता है कि कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिससे कुछ काम होता होगा? बिल्कुल होते हैं, इसको मैं मानता करता हूँ, यंत्र होते हैं, और ये हमारी प्राचीन पद्धति है। पद्धति प्राचीन है, यंत्र है, यंत्र में सिद्धि। बड़े पैमाने पर यंत्र हमने बनने दे दिए एक फैक्ट्री में, वहां से यंत्र बन के आ गए, तो यंत्र में सिद्धि कैसे आती है? देखिए, जब उनकी अपन शुद्धता करते हैं, उनका जब अभिषेक करते हैं, जब का देव वाचन करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, योग करते हैं, उनको तपाते हैं, विधिवत रूप से उनका स्थान देते हैं, तब लाभ मिलता है। मंदिर भी तो, मूर्तियाँ भी तो ऐसी ही होती ना। एक पत्थरकार, एक शिल्पकार निर्माण करता है, उसके बाद हम लोग अभिषेक करते हैं, आकार देते हैं, उनको आकार देते हैं, फिर आस्था से जोड़ देते हैं, तो आस्था रूपी प्राण उस प्रतिमा में स्थापित हो जाते हैं। आप उसमें ब्लूटूथ की तरह एक कनेक्टिविटी हो जाती है, उसी तरीके से उसका काम होने लगता है। और फिर रहा सवाल कि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार राइट टाइम देती है, ठीक है। और 100 में से 10 के काम संभव है, बिगड़ शक्ति के होते हैं। 100 में से 20 के काम नहीं हो सकते। 1000 में 100 लोगों के काम आप साफ होते हैं, ये संभव है। 1 लाख में से 10,000 के काम ऑटोमेटिक होते हैं, ये संभव है। परंतु 100 में से 70% लाभ मिले तो शक्ति है। 70% लोगों के काम हो तो शक्ति है 100 में से, और 30% ना भी हो तो खेद है थोड़ा सा। वैसे तो 80-85% काम होना चाहिए, 15% नहीं होते। यह है पंडोखर सरकार धाम के महाराज गुरुशरण जी, जिन्होंने हमारे साथ बात की। साफ तौर पर यह कहा कि चमत्कार और ट्रिक, इससे बढ़कर भी एक चीज है पराशक्ति, और इन्हीं के दम पर वो लोगों की समस्याओं को समझते हैं, उनके उपाय बताते हैं। और जहां तक लगातार पर्ची को लेकर जो सवाल हो रहे हैं, पर्ची को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, उनको खुलेआम चैलेंज करते हैं, चुनौती दे रहे हैं कि एक धर्म सभा बुलाई जाए, जहां पर सब लोगों को बुलाया जाए और सब लोग जो जो दावे कर रहे हैं उन दावों की और वादों की सत्यता को परखा जाए, और इसकी शुरुआत खुद मुझसे की जाए। इससे बड़ी चुनौती शायद ही अब तक किसी ने किसी को दी होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी कृपा करें।